अपन सिलेबस के हिसाब से सारे एक एक करके टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन अपने को पता ही है, अपने जो दीवारें होती हैं उसमें छोटी सी अगर खिड़की लगी होती है हवा के आने जाने के लिए, उसे वेंटिलेशन कहते हैं। वो यहाँ पे होता है रेट एट विच एयर एंटर्स और लीव्स। ठीक है, जिस रेट से एयर अंदर आती है या बाहर जाती है लंग्स में से, उस को वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक, अब वेंटिलेशन दो टाइप का होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन नॉर्मल ब्रीदिंग के समय, जब हम ना फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं ना एक्सहेल कर रहे हैं, जब क्वाइट ब्रीदिंग चल रही है, उस समय में वॉल्यूम ऑफ एयर कमिंग इन और गोइंग आउट, ठीक है, जितनी भी वॉल्यूम एयर की अंदर आ रही है बाहर जा रही है इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, इसे हम और क्या बोलते हैं? मिनट वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, RMV। ठीक है, ये हो गया पल्मोनरी वॉल्यूम। इसे फॉर्मूला से दिखाते कैसे हैं? टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? आसान भाषा में अगर देखें तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml, ठीक है, एक बार में। और रेस्पिरेटरी रेट हमें पता ही है, सांस लेने का जो रेट होता है, तो 500 × 12 आ जाता है 6000 ml। तो हमारा जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो कितना हो गया? 6000 ml पर मिनट या 6 लीटर पर मिनट। ये होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट चीज आती है एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है? जितनी एयर हमने अंदर ली वो पूरी की पूरी एल्वियोलाई से पास होकर ब्लड में नहीं जाती है। ठीक है, कुछ जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाती है, तो उसे हम माइनस करेंगे जिससे कि हमारा एल्वियोलर वॉल्यूम निकल सके, सॉरी एल्वियोलर वेंटिलेशन का वॉल्यूम निकल सके। टाइडल वॉल्यूम जो थी, जितनी अंदर एयर ली हमने, माइनस डेड स्पेस। डेड स्पेस कौन सी एयर होती है? जो एल्वियोलाई से पास नहीं हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जा रही है, उसे डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है डेड स्पेस की? कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, उसमें कुछ एयर रहनी चाहिए। तो टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट, जो सेम फॉर्मूला है, बस टाइडल वॉल्यूम में से डेड स्पेस को माइनस कर दिया हमने, तो वो आता है 4200 ml पर मिनट या 4.2 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये हो गया वेंटिलेशन का बेसिक्स। अब एक छोटा सा पॉइंट जो इस वेंटिलेशन के टॉपिक में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है वो है डेड स्पेस, जिसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया है। उसके दो टाइप होते हैं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, इसको हमें डिफाइन करने की या और इसके बारे में जानने की ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो वेंटिलेशन के टॉपिक में वेंटिलेशन, उसकी डेफिनेशन, दो टाइप के जो वेंटिलेशन होते हैं, टाइडल वॉल्यूम और डेड स्पेस। ठीक है, बाकी हमने वो जितनी वॉल्यूम पढ़ी थी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो आगे आएगी एक टॉपिक में, वहाँ पे हम उसे क्लियरली डिफाइन करेंगे। हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। इसमें दो फेजेस होते हैं, पहला होता है इंस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा होता है एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन जो होता है वो एक्टिव फिनोमिना होता है, मतलब उसमें एनर्जी लगती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। पर जो एक्सपिरेशन होता है वो एक पैसिव फिनोमिना होता है या पैसिव प्रोसेस होती है, उसमें एनर्जी नहीं लगती। अब इंस्पिरेशन के समय क्या होता है? रिब्स और जो थोरेसिक केज है वो ऊपर की तरफ जाता है और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ दबता है, जिसकी वजह से जो हमारा थोरेसिक केज है वो बड़ा हो जाता है, लंग्स में स्पेस खाली हो जाती है और एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मतलब लंग्स में हवा नहीं है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हवा है, तो वो ऑक्सीजन के फॉर्म में अंदर हवा चली जाती है, जिसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद जब प्रेशर लंग्स में ज़्यादा हो जाता है सॉरी एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है, तो वही एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसे हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी मसल्स एंड एक्सपिरेटरी मसल्स। देखिए, इंस्पिरेटरी मसल्स भी दो टाइप की है, प्राइमरी और एक्सेसरी, और एक्सपिरेटरी मसल्स भी दो टाइप की है, प्राइमरी और एक्सेसरी। हमें मेन बस प्राइमरी का नाम याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स की। तो प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल्स। एक डायफ्राम की मसल्स हो गई, दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एक्सेसरी याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी आती है एक्सपिरेटरी मसल्स, इसमें कौन सी हो जाएंगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो इंस्पिरेटरी है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और जो एक्सपिरेटरी है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ थोरैसिक केज, कि थोरैसिक केज का मूवमेंट किस हिसाब से हो रहा है। उसमें मेन अपने को 4 पॉइंट्स देखने हैं। थोरैसिक लिड का मूवमेंट, अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज और डायफ्राम का मूवमेंट। सबसे पहले देखते हैं थोरैसिक लिड। इसमें क्या आता है, बेसिकली ये जो पूरा पोर्शन है थोरैसिक लिड, अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज, ये हमारा ऊपर से लेके जो पूरा रिब्स का पोर्शन है जो ऊपर की तरफ उठता है, ये वो पूरा पार्ट कंसिडर करता है। और डायफ्राम जो है वो नीचे से स्पेस बढ़ाता है। देखिए सबसे पहले थोरैसिक लिड, इसमें क्या होता है, जो मेनुब्रियम स्टर्नाई है और फर्स्ट रिब, ये दोनों मिलकर थोरैसिक लिड बनाते हैं, जो कि ऊपर और थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा डायमीटर बढ़ाएंगे, एंटीरियो पोस्टेरियर डायमीटर जो है उसको ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे से, ये वाला जो डायमीटर है हमारा आगे पीछे का, इसको इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है अपर कोस्टल सीरीज, इसमें आती है 2nd to 6th रिब। ठीक है, ये क्या करेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लस ट्रांसवर्स डायमीटर जो है, ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब जो साइड टू साइड है और एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे का, ठीक है, ये दोनों डायमीटर्स को इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद आता है लोअर कोस्टल सीरीज, इसमें 6th के बाद आता है 7th से 10th रिब्स। ठीक है, 7th से 10 रिब्स जो है वो इसके लोअर कोस्टल सीरीज में आएगी, जो कि सिर्फ ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज करेंगे। अब लास्ट में आता है डायफ्राम, जो कि फ्लैटेंड होता है। डायफ्राम ऐसे था यूं, तो वो इस तरह से स्पेस घेर रहा था, और जब इंस्पिरेशन होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा, तो ये जो स्पेस थी ऊपर ये खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जो थोरैसिक लीड थी वो एंटीरियो पोस्टीरियर, अपर कोस्टल सीरीज एंटीरियो पोस्टीरियर प्लस ट्रांसवर्स, जो लोअर कोस्टल सीरीज है वो ट्रांसवर्स, और डायफ्राम वर्टिकल। ये इस फॉर्म में सारी स्पेसेस को बढ़ाते हैं, जिससे थोरैसिक केज का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ लंग्स। अब ये थोरैसिक केज बढ़ा, लंग्स भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो इसी के हिसाब से लंग्स का भी मूवमेंट होगा, जो कि मैंने शुरू में डिफाइन किया था। मूवमेंट ऑफ लंग्स देखिए, जो विसरल लेयर थी लंग्स की, वो लंग की सरफेस से अटैच थी। जो पैराइटल लेयर थी, सॉरी, वो रिब्स से अटैच थी। तो जब पूरी थोरैक्स की जो साइज बढ़ेगा, उससे क्या होगा, लंग्स की जो सरफेस है वो भी बढ़ गई, तो उसके अंदर की जो स्पेस है वो एम्प्टी हो जाएगी। उस एम्प्टी स्पेस की वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो है एयर की कमी है, एटमॉस्फेयर में एयर ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से एयर अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब एयर अंदर आ गई, हमने सांस ले ली, उसके बाद क्या हुआ कि लंग्स में एयर ज़्यादा है और बाहर एयर कम है एटमॉस्फेयर में, तो वो एयर वापस चली जाएगी, उसे हम एक्सपीरेशन बोल देंगे। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ लंग्स। ठीक है, इसे लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, और इसके अलावा आपको स्क्रीन पे डेफिनेशंस दिख जाएंगी। अब देखिए, एक छोटा सा टॉपिक और है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है लगे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं शॉर्ट में उसे समझा देता हूँ। कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, कि लंग्स की जो है टेंडेंसी होती है कोलैप्स करने की। ठीक है, और उससे लंग्स कैसे बचते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लंग्स कोलैप्स क्यों करेगा। पहली चीज़, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी। लंग्स जो है वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और कोई भी इलास्टिक है, अगर वो एक बार खिंच रही है तो वो वापस एकदम श्रिंक होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो एक तो वो रीज़न होता है कि वो इलास्टिक है, इसलिए एकदम श्रिंक हो सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है सरफेस टेंशन। कौन सा सरफेस टेंशन, जो एल्वियोलाई हैं वो कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि चिपकने वाली टेंडेंसी हो जाती है नेगेटिव प्रेशर की वजह से फ्लूइड के। तो जब एल्वियोलाई में फ्लूइड आएगा तो वो भी अपनी सरफेस टेंशन की वजह से एल्वियोलाई को श्रिंक करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो उसकी लेयर्स हैं, जो उसकी वॉल है, उसको एकदम पास लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, अब वो इससे बचते कैसे हैं। देखिए, पहली चीज़ थी इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी से वो कैसे बचते हैं वो हमने शुरू में देखा था कि विसरल लेयर लंग्स से जुड़ी हुई है, पैराइटल लेयर रिब्स से जुड़ी हुई है, उनके बीच में जो फ्लूइड है वो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहा है, जो उसको फर्दर श्रिंक नहीं होने दे रहा है, कोलैप्स नहीं होने दे रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया इलास्टिक का। दूसरा हमने पढ़ा कि एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए होता है लंग सरफेक्टेंट। ठीक है, वो लंग सरफेक्टेंट क्या करते हैं, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इनफैक्ट ये लिखने को कभी आया नहीं है एग्जाम में, पर मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।